हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज फिर से आपके सामने आया हूं और आया हूं संस्कृत विषय लेकर। संस्कृत विषय है आपका आज, और ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूं। इससे पहले जो हम आपको पढ़ा चुके हैं वो पहला चैप्टर, प्रथम पाठ जो है वो इससे पहले के क्लास में कर चुके हैं, और अभी मैं आपको दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ करवाऊंगा। द्वितीय पाठ, ठीक ना। प्रथम पाठ हो चुका है, तो प्रथम पाठ अगर आप नहीं किए हैं तो आप जा कर के वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी का जो क्लास होगा वो आपका संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ होगा। संस्कृत विषय क्लास 10th का द्वितीय पाठ होगा। तो चलिए, प्रथम पाठ की कोई बात नहीं, उसका मैं आपको बिल्कुल पूरा निचोड़ जो है वो करवा चुका हूँ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपके उसके बारे में कि प्रथम पाठ में जो है उपनिषद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? उपनिषद के बारे में बताया गया है, जो प्रथम पाठ में टोटल 5 मंत्र दे करके बताया गया है। आज का जो आपका चैप्टर है वो पाटलिपुत्र वैभवम है। पाटलिपुत्र वैभवम आज का आपका पाठ है, क्लास 10th का। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो चलिए, इस चैप्टर से देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में है और ये चैप्टर क्यों खास है, इस चैप्टर की विशेषता क्या है। तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम जो क्लास 10th का है, इसमें आपको सबसे पहले आपको पाठ का परिचय जानना जरूरी है। तो पाठ का परिचय कहता है आपको कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यत। कह रहा है कि बिहार राज्य की जो राजधानी है, सभी कालों से, प्राचीन काल से अभी तक अगर आप देखें तो बिहार राज्य की राजधानी वही रहा है, वही पटना रहा है। तो कहता है बिहार राजस्य राजधानी नगरम, बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र वैभवम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यत। सभी कालों से पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना अपने महत्व को धारण किया हुआ है। कहता अस्य इतिहासः सार्धसहस्र वर्ष परिमिति वर्तते। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो 250 वर्ष पुराना है। 250 वर्ष, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना है। 250 नहीं समझना है, 2500 वर्ष पुराना है। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का इतिहास। आगे कहता अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। मतलब यहाँ जो है पाटलिपुत्र में, कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, अर्थात पटना जो है पूरे देशवासियों का, पूरी दुनिया का नगर को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किस किस चीज़ को लेकर के? तो यहाँ का जो धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ का जो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र को लेकर के, धार्मिक क्षेत्र को लेकर के, उद्योग क्षेत्र को लेकर के, यहाँ जो उद्योग क्षेत्र है उसको लेकर के, यहाँ का जो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को देख करके यहाँ का जो भी धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, और जो भी यहाँ पे विशेष चीज़ है, जो भी यहाँ की अन्य विशेषता है, अन्य विशेष जो भी है, अन्य विशेष, आप तो भली भांति जानते होंगे कि बिहार पटना के लिए, या पटना बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा शहर है। वहाँ पे आज हर एक चीज़ उपलब्ध है। तो बिहार वासियों का तो नगर पटना अपने ओर आकर्षित किया ही, जबकि अगर अन्य विषय में देखा जाए तो पूरे देशवासियों का भी नगर क्या क्या है? ये पटना नगर ध्यान आकर्षित किया है। आगे कहता है
विदेशिका यात्रिनाः मेगास्थनीज फहयानुहैन संग इति संग प्रभुत्तया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। मतलब विदेशी यात्री कहाँ पे आए, विदेशी यात्री भी कहाँ आए, पटना में आए। अगर बात करें विदेशी यात्री की कौन कौन आए, तो आए तो ढेर सारे, आए तो काफ़ी यात्री हैं, जिसमें जो प्रमुख है, जो अच्छे वर्क करके गए हैं पटना के विषय में, उसके बारे में कहता है कि विदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज के बारे में जानिए। कौन सा, मेगास्थनीज हो गया, वैन संघ हो गया, फहयान हो गया, मेगास्थनीज, वैन संघ, फहयान, इति संघ हो गया। ये सब जो है, ये सब पटना आए। ये सब क्या हुआ, पटना आए और पाटलिपुत्र में काफ़ी समय तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, वहाँ भ्रमण किया, वहाँ की व्यवस्था को, विधि व्यवस्था को देखा, वहाँ पे वो रहे, राजाओं के साथ रहे, राजाओं के संपर्क में रह करके पूरे नगर का उन्होंने सर्वेक्षण किया, अच्छी तरह से देखा और नगर के वर्णन में उन्होंने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र नगर की विशेषताओं को भी लिखा, वहाँ की विशेषताओं को अच्छी तरह से लिखा। आगे देखिए, कहता है पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र का जो है सामान्य परिचय दिया गया है। तो अब आपका शुरू होता है पाठ, जिसमें आप अभी तक पाटलिपुत्र के थोड़े से परिचय के बारे में जान रहे थे। तो इसमें आपने जाना कि पाटलिपुत्र जिसे पटना कहा जाता है, इसका इतिहास कितना वर्षों का पुराना है। इसका इतिहास 2500 2500 वर्ष पुराना रहा है, 2500 वर्ष पुराना रहा। चलिए अब चैप्टर कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्विन्तं पाटलिपुत्र अनुगंगाम वसिद्विचित्रम महानगरम बभूत। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में नगर एक पाटलिपुत्र नामक नगर, जो कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे वसा है, जो आज एक महानगर है। देखिए आगे कहता है तदुस्य दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य कथ्यति। मतलब कि प्राचीन काल से ही पटना नाम का, किस नाम का, पटना नाम का एक महानगर, पटना नाम का महानगर जो है वो कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इतना कहा है। कहाँ पे बसा हुआ है, तो भारतवर्ष में। किस पे, भारतवर्ष, जो अपना देश है, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही एक नगर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उस नगर के बारे में दामोदर गुप्त, कौन, दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि एक पुस्तक में कहते हैं। अब वो पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है कुटनिमिताक्ष पुस्तक में कहते हैं। कुटनिमिताक्ष पुस्तक में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं अस्ति मही तिल तिलकम सरस्वती कुलगृहम, अस्ति मही तिल तिलकम सरस्वती कुलगृहम नमनाः पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, नमनाः पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। देखिए कह रहा है कि अस्ति मही तिल तिलकम सरस्वती कुलगृहम नमनाः पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। आप इसको समझिए। कहता है कि ये जो पटना है, इस धरा पर जो एक पटना नामक नगर है, वो इंद्र के इंद्रपुरी से भी सुंदर है, वो इंद्र के इंद्रपुरी से भी सुंदर है, अति सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। और ये पटना नगर जो है, ये पाटलिपुत्र नगर इंद्र के इंद्रपुरी से सुंदर है ही, ये जो सरस्वती के कुलगृह भी रहा है, ये सरस्वती का कुलगृह है, यहाँ पे शिक्षा का वास है।
तो अस्ति मही तिल तिलकम सरस्वती कुलगृहम नमनाह पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इंद्र के इंद्रपुरी से सुंदर सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह, ये धारा टोटली कहा जाए तो धरती का तिलक है, इस वसुंधरा का, इस धारा का, इस धरती माता का तिलक है। तो यही कहा है, किसने कहा है? दामोदर गुप्त ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? कूटनिमिताख्य पुस्तक में कहा है। किस पुस्तक में कहा है? कूटनिमिताख्य पुस्तक में कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, आप आगे देखिए, कहता है इतिहास से सूर्यदे यद गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसीत। कहता है कि इतिहास में ऐसा सुना जाता है, या इतिहास प्राचीन टाइम का इतिहास अगर पढ़ेंगे बुद्ध के समय का, तो उस समय के इतिहास में आपको यह स्पष्ट मिलेगा कि पटना नगर जो था, ये नगर गंगा के किनारे बसा हुआ था, गंगा के किनारे बसा हुआ था। और ये पाटना, पाटलिपुत्र नहीं था, एक पाटली ग्राम था। बुद्ध के काल में, किसके काल में? बुद्ध के काल में एक गांव था जिसका नाम था पाटली ग्राम। पाटली ग्राम, क्या नाम था? पाटली ग्राम नामक एक गांव बसा हुआ था। पाटली ग्राम नामक मात्र एक गांव बसा हुआ था, ठीक ना? किसके काल में? तो पटना जो था बुद्ध के काल में एक पाटली ग्राम था। क्या था? पाटली ग्राम था। आगे कहता है यद च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, मतलब कि यहाँ जो थे भगवान बुद्ध कई बार आए। यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध कई बार आए, और आए यहाँ पे भ्रमण के। भगवान बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक हैं, और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सत्य का प्रचार प्रसार जो कर रहे थे, तो उनके प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी जगह आए गए, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहे। इसी दौरान वो पाटली ग्राम भी आए थे। कहाँ पे आए थे? पाटली ग्राम भी आए थे, जो क्या कहला रहा था उस समय? पाटली ग्राम कहला रहा था, जो आज में पटना नगर है आपका। आगे कहता है तेन कथित मासीद यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। उन्होंने इस नगर के बारे में भविष्यवाणी करके गया था। भविष्यवाणी होता है ना कि किसी भी चीज़ का क्या होगा उसकी जानकारी पहले दे दिया जाता है। तो भविष्यवाणी कर दिया गया था कि ये जो पटना नगर है, ये पटना नगर एक ना एक दिन महानगर कहलाएगा। एक ना एक दिन क्या कहलाएगा? महानगर कहलाएगा। तो देखिए पटना नगर के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये नगर एक ना एक दिन क्या कहलाएगा? महानगर कहलाएगा। आगे देखिए, लेकिन उन्होंने कुछ इसके बारे में और भी भविष्यवाणी किया था कि भविष्यति किंतु कालस्य अग्निदाहस्य जलपूर्णस्य च भयात सर्वक्रांतम भविष्यति। और उन्होंने भगवान बुद्ध ने 3 तरह की शंका बताए थे, 3 तरह के काल बताए थे। काल में क्या था कि देखिए आग लगने की स्थिति, आग लगने की स्थिति, कि ये जो पटना नगर है ये इसमें आग की लपेट में, आग की लपेटा में कभियो आ सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, आग की लपेटा में कभी भी आ सकते हैं। स्वाभाविक है कि नदी के किनारे जब ये नगर बसा हुआ है तो नदी का पानी जब उतरेगा तो नदी के दोनों किनारे में काफ़ी सूखा होंगे, और काफ़ी सूखा होंगे तो क्या होते हैं कि बहुत से जीव जंतु जो हैं वो सब मरेंगे। वो किनारे में उसके जो हड्डी वगैरह होंगे तो वो सब धीरे धीरे सड़ने गलने के बाद काफ़ी सूख जाने के बाद आग पकड़ सकता है उसमें। देखिए उसके बाद बताया कि दूसरा ये जल, बाढ़, क्या? बाढ़, जलपूर्णस्य अग्निदाहस्य जलपूर्णस्य। जलपूर्णस्य मतलब बाढ़ आने की स्थिति है। तो स्वाभाविक है कि नदी के किनारे बसा हुआ है तो कभी भी थोड़ा पानी बढ़ा, पूरा गंगा नदी एकदम तैरने, पूरा पटना नगर ही डूब जाएगा, तो पाटली ग्राम डूब जाएगा। बाढ़ आने की स्थिति बता दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये नगर काफ़ी प्रचलित होगा और काफ़ी अच्छा होगा भौगोलिक दृष्टि से। उस समय भी ये नगर काफ़ी परिपूर्ण था। उन्होंने कहा युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। तो आप देखिए पटना में काफ़ी राजाओं ने, काफ़ी प्राचीन काल के, मध्यकाल के शासकों ने एक दूसरे से लड़ा मड़ा, मतलब कुछ मिले ना मिले लेकिन लड़ तो मर तो जाएंगे ना, जो होगा देखा जाएगा। एक दूसरे से लड़ता रहा, मरता रहा, युद्ध की स्थिति बना रहा। तो यही कहा कि भगवान बुद्ध यहाँ पे कई बार आए। उन्होंने कहा कि इस स्थिति, इस नगर, ये जो प्राचीन पाटली ग्राम है, ये ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, ये ग्राम एक दिन महानगर बनेगा। लेकिन इसमें 3 संकट की स्थिति बनी रहेगी। पहला है आपका अग्निपूर्णस्य, आग लगने की स्थिति। दूसरा है इसमें बाढ़ आने की स्थिति। और तीसरा आपका युद्ध। तीसरा क्या है?
सर्वक्रांतम, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ का माहौल क्या होगा, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही रहेगा, मौसम बिगड़ा हुआ ही रहेगा, युद्ध की स्थिति चलती रहेगी। आगे देखिए, आगे कहता है कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र, कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, मतलब कि धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया और ये पाटलिपुत्र जो है, ये पाटलिग्राम जो है, ये पाटलिपुत्र कहलाया। ये क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, ऑफलाइन भी क्लास चलती है, इसीलिए क्लास के टाइम में मैं थोड़ा ये आप लोगों के लिए कुछ कर रहा था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे कहता है कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित, कि समय बीतता गया, समय बीतता गया और ये पाटलिग्राम जो है आगे चल करके पाटलिपुत्र कहलाया। क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया। आगे कहता है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूप्यति। मतलब कि यूनान के राजदूत जो थे मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत जो थे मेगास्थनीज। अब बुद्ध के समय की बात थोड़ा सा जान गए, बुद्ध के समय के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की स्थिति क्या थी। अब देखिए, बुद्ध जी जो, भगवान बुद्ध जो बोले वो तो बोल के चले गए, आगे आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया और जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय, उस होके जाओ बाबू, आराम से बैठ जाओ, जाने दो, इस होके थोड़ा सा रिजर्व, उस होके बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होता है कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही कौन आया था, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन आए थे, यूनान के राजदूत जो थे वो मेगास्थनीज इसी टाइम में आए थे। किसके टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। ये हर्षिकार दीर्घिकार नाम मेरा बड़ा परेशानी बनता है भैया। मेगास्थनीज आए थे, मेगास्थनीज आए थे। कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। इंडिका, अब इंडिका नामक पुस्तक में उन्होंने यह बात स्पष्ट कहा था, इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने यह स्पष्ट कहा था कि पटना की जो रक्षा व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, रक्षा, मतलब पटना जो शासकों के टाइम में काफ़ी युद्ध वगैरह होता रहा है, काफ़ी युद्ध वगैरह होता रहा है, उस समय में ही क्या था कि पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी। पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छा था, ठीक ना। तो देखिए, पटना का रक्षा व्यवस्था किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्ट था। यह बात कौन कह रहा है, मेगास्थनीज कह रहा है। किस पुस्तक में कह रहा है, इंडिका नामक पुस्तक में कह रहा है। मेगास्थनीज कहाँ के थे, ये यूनानी राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे, यूनानी, यूनान के ये राजदूत थे जो यहाँ पे आए थे रहने के लिए। अब चलिए, इसकी कहानी इतिहास में मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, काफ़ी रोचक है। आगे देखिए, आगे कहता है, फिर से देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्धि थी। देखिए, रक्षा व्यवस्था के साथ साथ इसकी जो सुंदरता थी, शोभा थी, शोभा सुंदरता, मतलब इसकी जो चहक महक थी, इसकी जो चहल पहल थी नगर की, वो सुंदरता, वो भी क्या था, सुंदरता भी क्या था, काफ़ी अच्छा रहा था। सुंदरता भी काफ़ी अच्छा रहा था। आगे देखिए, आगे क्या है, कहता है अस्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शनीय अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, सम्राट अशोक के समय, अब इसी मौर्य वंश से संबंध रखने वाले मौर्य सम्राट अशोक, कौन, अशोक कुछ समय बीत जाता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आ जाता है कौन, अशोक आ जाता है। अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शायद पोता थे ना। चलिए, अब देखते क्या होता है, अशोक के समय में क्रमबद्ध सूत्र क्या कहते हैं, क्रमबद्ध विकास, सूत्राम समृद्धम भवति। अब देखिए क्या होता है कि
क्रमबद्ध विकास हुआ। ये पटना नगर का जो था विकास धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। आई मीन रुका नहीं, विकास चल रहा है, रुकना नहीं है। मंजिल क्या है? देखिए, रुक जाना ही हार जाना है, रुक जाना ही हार जाना है। चलते रहिए आप, ये आपकी सफलता है। चलते रहिए, रुक जाना ही हार जाना है। आगे देखिए, आगे क्या होता है कि अशोक जो है इसके समय में क्रमबद्ध विकास होता रहा, अशोक के समय में क्रमबद्ध विकास होता रहा। तो देखिए, पटना जो है ये बुद्ध के काल में देखे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देखे, अशोक के काल में भी क्या था कि पटना काफ़ी फला फूला, काफ़ी अच्छा रहा। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ आगे कहता है, ठीक है आ जाओ, कमीन कमीन जाओ, उस होके चले जाओ बाबू, उधर से बैठ जाओ, ठीक आराम से बैठ जाओ। आगे देखो, आगे कहता है, शोर नहीं, अब देखिए अब फिर शोर करते हैं। आगे कहता है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मृयते, सादर स्मृयते। देखो कहता है कि क्या होता है कि काफी समय तक ये सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा का क्या करता रहा, पालन करता रहा। अर्थात सरस्वती परंपरा का क्या अर्थ है, ये शिक्षा का केंद्र रहा। ये क्या रहा, शिक्षा का केंद्र रहा, ठीक ना। उसको थोड़ा इधर कर लो बाबू, उधर से जो आएंगे ना तो वो उधर से जाके बैठ जाएंगे, ठीक ना। थोड़ा सा इधर कर, आराम से कीजिए, ज़्यादा नहीं, हाँ 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 ठीक है, इतना ही रहने दो ताकि वो उधर से चले जाए। तुम लोग भी थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। तो कहता है बहुकालम, काफ़ी समय तक ये जो है पटना ये क्या करता है, सरस्वती की परंपरा को बनाए रखता। अर्थात क्या है कि ये शिक्षा का केंद्र होता है। क्या होता है, शिक्षा का केंद्र होता है। और इसी विषय में कौन कहते हैं, राजशेखर। इससे पहले दामोदर गुप्त बोले थे, दामोदर गुप्त के बाद देखिए एक राजशेखर, कौन, राजशेखर। दामोदर गुप्त के बाद राजशेखर कहते हैं, उन्होंने एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में कहा है, कवि शिक्षा, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में क्या कहा है, अत्रोप वर्ष वीह, अत्रोप वर्ष वीह पाणिनि पिंगला वीह व्याघ्र, अत्रोप वर्ष वीह पाणिनि पिंगला वीह वर रुचि पतंजलि ईह परीक्षिता ख्यातिमुप जगमु, ख्यातिमुप जगमु। क्या कहता है, देखिए कि अत्रोप वर्ष वीह, अत्रोप वर्ष वीह पाणिनि पिंगला वीह व्याघ्र वर रुचि पतंजलि ईह परीक्षिता ख्यातिमुप जगमु। क्या होता है कि यहाँ कई वर्षों से, वर्षों वर्ष से, यहाँ वर्षों वर्ष से पाणिनि जैसे ऋषि, पिंगल जैसे ऋषि, व्याघ्र, वर रुचि, पतंजलि, परिचित, ऐसे ऐसे ऋषि यहाँ पे रहे जो ज्ञान में परिपूर्ण हुए, प्रकांड विद्वान हुए और यहाँ पे शिक्षा पाया। यहाँ पे रह करके उन्होंने पूरे जगत में नाम कमाया, पूरे जगत में नाम कमाया, ठीक ना। तो सरस्वती परंपरा रहा है और सरस्वती परंपरा के अनुसार राजशेखर कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में कहता है कि अत्रोप वर्ष वीह पाणिनि पिंगला वीह व्याघ्र वर रुचि पतंजलि ईह परीक्षिता ख्यातिमुप जगमु, ख्यातिमुप जगमु। तो यहाँ पे वर्षों वर्ष से, कई वर्षों से, काफी वर्षों से बहुत बड़े बड़े विद्वान, एग्जाम्पल देखिए पाणिनि, पिंगल, व्याघ्र, वर रुचि, पतंजलि, ये सब यहाँ रहे और यहाँ रह के शिक्षा प्राप्त किए। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके पूरे जगत में क्या किए, अपना नाम कमाए, पूरे जगत में अपना एक पहचान बनाए। तो ये था राजशेखर के समय में, राजशेखर के समय में पटना का स्थिति। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहता कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्त थे। अब क्या होता है कि देखिए आप, तो कई कई जो इतिहास के मतलब पुराणों है, क्या कहते हैं, पुराण, पुराण है, और जो भी इतिहास के वेद वगैरह हैं जो अपना लोग का आता है, संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ देखिए, संस्कृत ग्रंथ है, और जितने भी इतिहास में, इतिहास को जानने के लिए लिखत क्या कहते हैं उसको, अभिलेख साक्ष्य,
अभिलेखीय साक्ष्य हैं, जितने भी अभिलेखीय साक्ष्य हैं उन सबों में अगर उसका अध्ययन किया जाए तो पाटलिपुत्र का कहीं कहीं नाम देखिए, पाटलिपुत्र का नाम में अंतर मिलता है, नाम में अंतर मिलता है। जैसे आप देखें बुद्ध के काल में, किसके काल में? बुद्ध के काल में ये एक पाटली ग्राम था। क्या नाम था? पाटली ग्राम था, ठीक ना, ये पाटली ग्राम था। लेकिन बुद्ध के काल के बाद ये क्या होता है कि इसका नाम कहीं कहीं देखिए इनके नामों में अंतर मिलता है। कहीं मिलता है पुष्पपुर, क्या मिलता है? पुष्पपुर मिलता है। देखिए नाम में अंतर मिलता है, पुष्पपुर, तो कहीं मिलता है कुसुमपुर, देखिए कहीं मिलता है पुष्पपुर, कहीं मिलता है कुसुमपुर। तो आप समझिए कुसुम मतलब भी क्या होता है? फूल ही होता है। लेकिन कहीं पुष्पपुर मिल रहा है, कहीं कुसुमपुर मिल रहा है, तो कंफ्यूजन का विषय बनता है कि रियल में इसका नाम क्या है, पुष्पपुर है या फिर कुसुमपुर है। देखिए तो यही कहता है कतिपयेषु संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कहीं कहीं इसके नामों में अंतर मिलता है, कहीं पुष्पपुर मिलता है तो कहीं क्या मिलता है? कुसुमपुर मिलता है। कहता अनेन ज्ञाते यद नगरस्यन्दम समीपे पुष्पपुरम बहुलमुत उत्पादनम भवति सम। काफ़ी ज्ञात स्रोतों से ये पता चलता है कि पटना नगर के समीप में क्या होता कि काफ़ी पुष्प बहुत ज़्यादा मात्रा में फूलों की खेती की जाती थी, फूलों की खेती की जाती थी। अब फूलों की जब खेती की जाती थी तो स्वाभाविक है इसको फूल से संबंधित नाम रखा जाएगा। तो काफ़ी ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ पे जो था पटना नगर के समीप में पुष्प की खेती होती थी। पुष्प की क्या होती थी? खेती होती थी। आगे देखिए पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचना श्रीयते प्रचलिता। और क्या होता है कि पटना शब्द जो होता है वो पाटल पुष्प की पंखुड़ियों पे रखा गया है, पाटल पुष्प की पंखुड़ियों पे पटना शब्द रखा गया है। ये तार काफ़ी लंबा है, नीचे आ जाता है। चलिए देखते हैं। तो क्या है कि पटना शब्द जो है, पटना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ कि वो जो पुष्प की खेती होती थी पटना के समीप में, उन पुष्पों में पाटल पुष्प होता था और उस पाटल पुष्प के जो पंखुड़ी हैं उस पंखुड़ी के आधार पे इस पटना नगर का नाम पाटलिपुत्र रहा था, पाटलिपुत्र रहा था। आगे देखिए, आगे कहता है शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महाउत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलिता तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। क्या होता है कि गुप्त काल में, किस काल में? गुप्त काल में। देखिए मौर्य काल के बारे में तो देखे थे, मौर्य काल के बाद देखते हैं गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में क्या होता है कि यहाँ पे एक उत्सव होता था, जैसे आपके यहाँ और दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा के जैसा ही एक एक उत्सव होता था, एक त्योहार होता था जिसको क्या कहते थे? कौमुदी महाउत्सव। ये कौमुदी महाउत्सव था। और कौमुदी महाउत्सव जो था ये किस समय होता था? तो आप समझ रहे ठंडी महीना समझते हैं, जाड़े के दिन में, वो क्या कहते हैं? शरद काल में होता था। हल्का ठंडा का मौसम होता था। जैसे दुर्गा पूजा देखिए आपको अक्टूबर नवंबर में मिल जाएगा, विशेष तौर से अक्टूबर में होता है, तो अक्टूबर नवंबर में मिलेगा तो हल्का ठंडा लगने लगता है। शायद आप लोग उतना भी ठंडा नहीं लगता, दरबार दीजिएगा तो क्या ठंडा लगेगा। आगे देखिए, हाँ लेकिन थोड़ा ठंडा तो जरूर रहता है। तो कौमुदी महोत्सव कब होता था? शरद काल में होता था, ठंडे के मौसम में होता था। बैठ जाओ, वहीं बैठो, जहाँ पे हो बैठे रहो, आराम से क्लास से चलने दो। अगला आपका है शरद काल के बाद ये किस वंश के काल में प्रचलित था? तो सबसे ज़्यादा प्रचलित था ये गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में ये पूजा काफ़ी धूमधाम से होता था। और हो कहाँ रहा था? तो पटना में। कहाँ पे? पटना बोले तो पाटलिपुत्र में ये पूजा हो रहा था और काफ़ी धूमधाम से होता था। तो वही कहता है शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महाउत्सवाः इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित। और गुप्त काल के समय ये काफ़ी प्रचलित था। कहता इस कौमुदी महाउत्सव के समय में क्या होता था कि पूरे पाटलिपुत्र के जनता, वहाँ के जो आम आदमी आवाम थे,
वो क्या होता था कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्नाः अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एव समारोह दृश्यते। और वो जो था दुर्गा पूजा के जैसा काफी प्रचलित रहा। आगे देखिए, आगे कहता काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जिनार्तनव्यम तस्य संगते अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। देखिए क्या होता है, अब ये गुप्त काल की बात हो गई। गुप्त काल में जितना भी परिचय था पाटलिपुत्र का वो आपको पाठ के अनुसार मैं बताया हूँ। ज़्यादा लंबा क्लास को तो नहीं ले जाऊँगा, नहीं तो काफ़ी 4 दिन तक लेक्चर चलता रहेगा, लेकिन क्लास खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि अपना पटना है और ये पटना अपना पटना है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है कि समय की चक्र चलती रही, समय का चक्र बीतता गया और समय बीतने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता कि काफ़ी समय तक ये पटना अपनी स्थिति को बनाए रखा और हल्का हल्का विकास हो रहा था। और यहाँ पे अनेक साहित्य ग्रंथों की भी रचना हुई। जैसे देखिए कि साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस की रचना भी हुई। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं, जो आपको पढ़ने को मिलेगा। विशाखा दत्त ये मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की भी रचना किया। अब कहता है मुगल वंश काल, किस काल में? मुगलों के काल में। मुगल वंश के समय में क्या होता है कि मुगल वंश के समय में भी इन नगरों की रक्षा व्यवस्था, शोभा व्यवस्था, इनका जो विकास था वो क्रमबद्ध होता रहा, थोड़ा थोड़ा होता रहा। लेकिन अशोक के समय से थोड़ा मंद हो गया था, अशोक के समय से थोड़ा मंद हो जाता है। तो वही कहता है मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जतः। अब अंगल काल में, विदेशियों के समय में, कब? अंग्रेजों के काल में। देखिए अंग्रेजों के काल में, विदेशियों के काल में। अब देखिए इसके काल में क्या होता है कि अंगल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो जाता। और इसके समय में भी अंगल काल में भी जब विदेशियों का यहाँ पे शासन हो जाता है, पूरे भारत देश पे शासन हो जाता है, तो उस समय किसका? पटना पे भी तो हो जाएगा, काहे कि पटना अलग हिस्सा थोड़े ना, वो भी तो भारत का ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विदेशियों का शासन हो जाता है और यहाँ पे विकास की गति मंद हो जाती है। मुगल काल में भी थोड़ा विकास की गति मंद हो जाती है और अंगल काल में भी विकास की गति मंद हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर नगर है तो विकास तो होता रहेगा। पूरा अगर सरकार के दृष्टि से कम हो रहा है तो जनता की दृष्टि से होता रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में होता रहा तो साहित्य वगैरह के क्षेत्र में विकास जाता रहा। अगला देखिए, नगरमिदम मध्यकाले एव पटनेति नमना प्रसिद्ध मगात अयम च शब्द पत्तन मिति शब्दात निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। और नगर में एक देवी की पूजा होती थी। जैसे आप देखिए कि अभी अपना लोग का काफ़ी देवी देवता जो पूजा जाता है, तो उसी तरह नगर में क्या था कि एक देवी पूजी जाती थी जिसका नाम था पटन देवी। क्या नाम था? पटन देवी थी। और पटन देवी को पाटलिपुत्र की पालिका देवी मानी जाती थी, पालनकर्ता मानी जाती थी। पटन देवी जो थी वो पटना की पालनकर्ता थी। पटन देवी पटना में इस देवी की पूजा काफ़ी धूमधाम से किया जाता था, काफ़ी प्रचलित रहा है। तो यहाँ पे पटना में पटन देवी की पूजा होती थी और इसको नगर की पालिका देवी भी कहा जाता था। चलिए आगे देखिए, उधर से बैठ जाओ आराम से, चलो उस साइड से जाओ। आगे देखिए, आगे कहता है संप्रति पाटलिपुत्रम, मतलब संपूर्ण अगर पटना की बात किया जाए तो संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते। मतलब ये क्या है? काफ़ी विशाल रहा है। पटना जो है ये काफ़ी विशाल है। अभी देखिए यहाँ पे पटना में तो बड़े भव्य शिक्षक हैं, बड़े काफ़ी ज्ञानी शिक्षक हैं। वहाँ पे देखिए तो बिहार की राजधानी है और वहाँ पे लगभग सब कुछ है। चलिए आगे देखिए, कहता है अति विशाल संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते विहारस्य राजधानी चास्ति अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति अस्य उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। मतलब क्या हो रहा है कि पटना जो है ये काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा नगर है। ये आज महानगर भी है और बिहार की राजधानी भी है। ये क्या है? बिहार की राजधानी भी रहा है। अनुदिनम, प्रत्येक दिन व दिन इस नगर की क्या हो रही है? विस्तार हो रही है। अब देखिए इसके उत्तर में अस्य उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति, और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। देखियो तस्य ऊपरी गांधी सेतु नार्म एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु
कुंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयानो वर्तते। और क्या हो रहा है कि पटना जो है ये गंगा नदी के उत्तर दिशा में बसा हुआ है, उत्तर दिशा में गंगा नदी बह रहा है, मतलब पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। ऐसा नहीं कि गंगा के उत्तर में, तो गंगा के दक्षिण में जाता है। तो पटना के उत्तर दिशा में जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी पे एशिया के सबसे बड़े सेतु बनाए जा रहे हैं। सेतु बोले तो जो समुद्र पे पुल बनाया जाता है उसको कहेंगे सेतु। तो एशिया के सबसे बड़े सेतु का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम गांधी सेतु, जिसका नाम क्या है, गांधी सेतु है। आगे देखिए, उस पर रेलयान की भी व्यवस्था है। कहता नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शन्याः सन्ति। मतलब नगर के अंदर, अब नगर के अंदर देखेंगे तो काफ़ी भव्य भव्य चीज़ सब है। वहाँ पे देखिए तो गांधी मैदान सबसे पहले जाइए आप, वहाँ पे बढ़िया से घूमिए फिरिए, काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। एकदम बहुत बड़ा फील्ड है, इस पार से उस पार जाने में आपको आधा घंटा बीत जाएगा, चारों बगल घूमने में ही माथा खराब हो जाएगा, है ना। मतलब बढ़िया से घूमिएगा, पैदल तो जाने में ननिहर याद आ जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि ये वहाँ जो है पटना में घूमने वाला काफ़ी चीज़ है। देखिए वहाँ पे जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, तारामंडल है, उच्च न्यायालय है, उसके बाद सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल के जो अवशेष हैं वो भी मौर्य काल का अवशेष म्यूजियम भी है, महावीर मंदिर है, और भी इत्यादि ढेर सारे दर्शनीय स्थल भी वहाँ पे हैं। आगे कहता प्राचीन पटना नगर जो है, यहाँ पे सिख संप्रदाय से पूजनीयाम स्थलम, सिख संप्रदाय के लिए ये जो नगर है, सिख संप्रदाय के लिए ये नगर पटना नगर जो है प्राचीन काल में काफ़ी पूजनीय रहा है, काफ़ी पूजनीय रहा है। क्यों रहा है, तो कहता है कि दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म, कौन सा धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म के 10वां गुरु, सिख धर्म के 10वां गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह। देखिए क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ था, पटना में ही हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में ही हुआ था। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह का जब जन्म हुआ तो सिख धर्म के लिए ये क्या होता है, काफ़ी पूजनीय होता है। क्या होता है, काफ़ी श्रद्धा का विषय हो जाता है। आगे कहते यही कहता है कि देखिए प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयाम स्थलम, दसम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम, गुरुद्वारे ही नमना प्रसिद्ध वर्तते। और यहाँ पे उसके जो गुरुद्वारा भी प्रचलित है। देखिए आगे कहता है तस्य देशस्य तीर्थयात्रिणाः दर्शनार्थमयन्ति, मतलब कि इसको लेकर के देश विदेश के यात्री क्या होते हैं कि पटना आते हैं, पटना का दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, पटना घूमने के लिए। कहता है एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावन्ति विशेषेण विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। क्या होता है कि ये जो पटना नगर है, अगर ये संपूर्ण रूप से बताया जाए आपको, तो ये क्या था कि प्राचीन काल से ही ये अपनी वैभव को, अपनी सुंदरता को धारण किया हुआ है। आगे देखिए कहता है सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शन मिति। और एक तरह से संपूर्ण रूप से कहा जाए तो पटना क्या है, एक पर्यटक का क्षेत्र है। पाटलिपुत्र मानचित्र नगरमिंदम महत्वपूर्णम, देखिए पर्यटन मानचित्र नगरमिंदम महत्वपूर्ण, मतलब पटना जो है एक तरह से बोला जाए तो आपको पर्यटन के दृष्टि से भी काफ़ी प्रचलित रहा है, पर्यटन की दृष्टि भी काफ़ी प्रचलित रहा। तो पर्यटन क्या होता है, पहले ये देखिए, जो घूमने वगैरह के लिए जाता है वो एक तरह से क्या हुआ, पर्यटन हुआ। चलिए ठीक है, तो घूमने फिरने वाला जगह पटना काफ़ी प्रचलित रहा। तो इस विषय में आप एक तरह से पाटलिपुत्र का पूरा एक तरह से पाठ को समझ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।